फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1। पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। डियर फ्रेंड्स, उस वीडियो लेक्चर में कुछ टॉपिक्स को कवर किए गए थे और कुछ टॉपिक्स बच गए थे। इस वीडियो लेक्चर में बचे हुए टॉपिक को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बचे थे और उनको समझेंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर नंबर 1 का ये भाग 2 है। भाग 1 यदि आप ना देखे हो तो देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का भाग 2 है और इसमें आज सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। उसमें आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, परिवर्तन क्या होता है और अभिक्रिया क्या होती है। इस वीडियो लेक्चर में आप सबसे पहले सीखेंगे रासायनिक समीकरण, उसके बाद रासायनिक समीकरण कैसे लिखें, फिर कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और इसके बाद और भी आगे पॉइंट्स हैं जिनको आप सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है से संबद्ध अभिकारकों, तो अभिकारकों को मैंने आपको बताया था कि अभिकारक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारकों व उत्पादों, अब उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है, जो पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर देखेंगे अभिकारकों व उत्पादों के समस्त पहलुओं को, पहलुओं मतलब जितने चरण में वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जितने चरण में वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरी भाषा में कहें तो जितने स्टेप में वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसी को हम कहते हैं पहलू। तो पहलुओं को संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से, मतलब जो उसके संकेत है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के संकेत है, ये सिंबल है हाइड्रोजन का, क्या है, H। ऑक्सीजन का क्या है, वो, कार्बन का क्या है, C। तो इसी प्रकार से संकेतों तथा सूत्रों, अब सूत्रों मतलब जैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो सूत्र, संकेत मतलब समझ में आया कि हाइड्रोजन का संकेत H, हाइड्रोजन का संकेत H, ऑक्सीजन का संकेत O, कार्बन का संकेत आपका क्या होता है, C, नाइट्रोजन का संकेत N। तो संकेतों तथा सूत्रों, सूत्रों मतलब जैसे जल का सूत्र जो होता है H2O होता है, तो सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो उत्पाद होता है, अभिकारक होता है, उसको संकेतों और सूत्रों के द्वारा जब हम लिख देते हैं तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रासायनिक अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया के बाद क्या बना, जल। क्या बना, जल। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या है, अभिकारक है, और अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, जल। तो जल हमारा क्या है, उत्पाद है। अब इसी हाइड्रोजन को हम संकेत में H2 और ऑक्सीजन को वो, H2 प्लस वो से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। फिर जल जो बना उसको हम किससे दर्शा दिए, H2O से। तो ये संकेत है और ये क्या है, सूत्र। तो संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक, तो रासायनिक समीकरण आपके समझ में आ गया कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को, जो उसके उत्पाद है और अभिकारक, उसको संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिख दें तो जो बनता है उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखें, रासायनिक समीकरण हमको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के संकेत व सूत्र। रासायनिक समीकरण कैसे लिखें, तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे देखेंगे ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनके
संकेत व सूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, ये क्या है, अभिकारक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। तो इनको किस तरफ लिखा गया है, बाईं ओर। हमेशा बाईं ओर लिखेंगे, जो अभिकारक होगा हमेशा बाईं ओर लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके देखें यहाँ पर संकेत, संकेत जो है उसको भी बाईं ओर लिखा जाएगा। तो वही लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के संकेत व सूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा गया है। तथा उत्पादों के संकेत व सूत्रों को दाईं ओर लिखते हैं। जो उत्पाद बनेगा उसको दाईं ओर लिखेंगे। मतलब जो अभिकारक होगा, अभिकारक के सूत्र और संकेत जो होंगे उनको हम बाईं ओर लिखेंगे। अब बाईं ओर कैसे क्लियर करेंगे, तो राइट हैंड जो होता है वो दायां होता है और लेफ्ट हैंड जो होता है वो बायां होता है। तो अभिकारकों के संकेत व सूत्र को बाईं ओर और उत्पादों के संकेत व सूत्र को दाईं ओर लिखेंगे। फिर क्या है, दोनों के बीच मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच में या बराबर बना देंगे या इस तरह से तीर लगा देंगे। बराबर भी बना सकते हैं और तीर भी लगा सकते हैं, ठीक है, का चिन्ह लगा देते हैं। तो समीकरण कैसे लिखेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि जो अभिकारक होगा उसको, उसके संकेत और उसके सूत्र को बाईं ओर, और जो उत्पाद होगा उसके संकेत और सूत्र को दाईं ओर लिखेंगे, और दोनों के बीच में बराबर या इस प्रकार का तीर लगा देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको करना है समीकरण को लिखते समय, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 2Mg मतलब मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है। तो ये दोनों क्या है, अभिकारक। तो इनको किस तरफ लिखा गया है, बाईं ओर। और जो बना उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको किस तरफ लिखा गया है, दाईं ओर। तो इस तरह से आपको लिखना है कि अभिकारक के जो संकेत और सूत्र होंगे उसको बाईं ओर, और जो उत्पाद के संकेत और सूत्र होंगे उसके दाईं ओर लिखेंगे। अब बात आती है कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर ना हो। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर ना हो। दोनों ओर मतलब बाईं ओर भी दाईं ओर भी जो तत्व के परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर ना हो, तब हम उसे कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कैसे, इस समीकरण को समझेंगे। यहाँ देखिए मैग्नीशियम जो है, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ कितना है मैग्नीशियम, 1। और यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, 2 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। और इधर देखेंगे, इधर मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। अर्थात मैग्नीशियम की संख्या अगर देखा जाए तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, और यहाँ ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, तो बराबर नहीं है। तो ऐसे ही समीकरणों को हम कहते हैं कंकाली समीकरण। जब जो अभिकारक हो उसमें जो तत्वों के परमाणु की संख्या हो, और जो उत्पाद हो उसमें जो तत्वों के परमाणु की संख्या हो बराबर ना हो, तो उसे हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया होगा कि जितने तत्व के परमाणु इधर होने चाहिए बाईं ओर, उतने दाईं ओर भी होने चाहिए, तभी आप उसको संतुलित समीकरण कहेंगे, अन्यथा उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आपके अगला स्टेप जो है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर में बराबर होती है, मतलब जितना बाईं ओर हो उतने दाईं ओर भी हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये समीकरण है, तो इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, तो ये तो बराबर है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। लेकिन यदि इसी समीकरण को बराबर कर दिया जाए, अगर मैग्नीशियम इधर 1 है तो इधर भी 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 किया जाए तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम भी 2 गया, तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इधर मैग्नीशियम 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो अब तत्वों के जो परमाणु थे दोनों तरफ बाईं और दाईं दोनों ओर बराबर हो गए,
तो इस समीकरण को अब कहा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अर्थात समझिए, अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। मतलब अभिकारक में तत्वों के जो कुल परमाणु हैं उनकी संख्या उत्पाद में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, अन्यथा उसे संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बाईं ओर दाईं ओर दोनों ओर बराबर ना हो तब उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे, और जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बाईं ओर दाईं ओर दोनों ओर बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यदि आपसे कोई पूछे या आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप क्या लिखेंगे? तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, और उसमें आपने क्या पढ़ा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण ही होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। तो जब ना द्रव्यमान निर्माण ही होगा और ना ही द्रव्यमान विनाश ही होगा, जितना है उतना ही रहेगा, तो इसलिए उस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, अब आप कुछ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने दो समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो मैंने दो समीकरण लिखा है और इन दो समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, कैसे हम किसी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए, पहला समीकरण जो आपका है ये Fe है प्लस H2O। Fe मतलब ये आयरन है और फिर यहाँ पर H2O है और इधर भी Fe3 वो 4 प्लस 4H2 है। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ Fe जो है वो अकेले है और यहाँ पर कितना है 3। यहाँ पर H2 देखेंगे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ये करेक्ट है। यहाँ पर ऑक्सीजन को देखेंगे अकेले है और यहाँ पर कितना है 4 है। तो इसलिए इनको हमें संतुलित करना है कि सभी सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार का एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे तत्व, दूसरे में LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस बायां पक्ष, और तीसरे में लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। अब सबसे पहले तत्व में लिख लेंगे कौन कौन से तत्व हैं, तो आपका Fe है, ठीक है, और क्या है हाइड्रोजन है, और क्या है ऑक्सीजन है, ये 3 तत्व हैं। अब LHS में देखेंगे इनकी संख्या कितनी है, तो LHS में Fe की संख्या 1, H की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। इसी प्रकार से RHS में देखिए, RHS में F की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे 4 है तो यहाँ लिखेंगे, और हाइड्रोजन की संख्या आप देखेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई हुआ 4 दूना 8 है, मतलब हाइड्रोजन 8 है। कभी भी ऐसा लिखा रहे तो उन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 4 दूना 8 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी समीकरण को संतुलित करेंगे। तो आपने क्या किया, Fe इधर देखा, LHS में कितना 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। RHS में देखा Fe3, ऑक्सीजन मतलब आयरन इधर 3 है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर लिख दिए, और हाइड्रोजन 4 दूना 8 है।
अब इनको कंपेरिजन कीजिए, देखिए ये 1 है, ये 3 है, बराबर है नहीं, ये 2 है और ये 8 है, बराबर है नहीं, ये 1 है और ये 4 है, बराबर है नहीं। तो अब इनको कैसे बराबर करेंगे? तो ध्यान से देखिए, यदि इस 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा बराबर। इस 1 में यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3, ये हो गया समझो बराबर। ठीक, लेकिन अभी देखेंगे और क्या होता है, क्या बदलता है या यही रहता है। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन में सॉरी हाइड्रोजन में देखा जाए, ये है 8 और ये है 2, यदि इस 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें 4 का तो ये बन जाएगा 4 दूना 8, मतलब ये भी बराबर हो गया। अब ये हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पर है तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है 4, मतलब 4 दूना 8, ये दोनों बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है, तो इस 4 देखिए इधर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें तो ये भी बन जाएगा 4। तो देखिए यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 4 है, 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखिए आयरन 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन 8, इधर भी 8, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, मतलब अब दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो हम इसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हमारा बन गया संतुलित रासायनिक समीकरण। इस तरह से हमें किसी भी समीकरण को संतुलित करना है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स दूसरे समीकरण को देखा जाए, तो दूसरे समीकरण में NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है और Na2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। इधर देखें Na सोडियम 1 है, इधर कितना है 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, नहीं 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो 4 1 कितना हो गया 5, तो 1 और 4 5 इधर है और इधर देखेंगे 4 इधर है और 1 इधर, 5 हो गया ये भी। तो पहले इनको एक इस प्रकार से टेबल बनाएंगे और उस टेबल में तत्व LHS RHS जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया उसे लिख देना। तो तत्व में लिखिए, पहले सोडियम आपका है तो सोडियम लिख दीजिए, ठीक है, फिर आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दीजिए, फिर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिखिए, फिर सल्फर है सल्फर लिख दीजिए, और कोई नहीं है, ठीक है। सोडियम है, देखिए सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, और कोई, ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर क्या है 1 है और इधर 4 है, तो 4 और 1 जोड़ लेंगे तो 4 1 कितना हो गया 5, ठीक है। हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 2, तो 1 और 2 जुड़ गया तो कितना हो गया 3, ठीक। इसी प्रकार से सल्फर देखेंगे तो सल्फर कितना है 1 है, ठीक है। ऐसे इधर देखिए, यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। सल्फर देखा जाए तो सल्फर 1 है, तो यहाँ भी 1 लिख देंगे 1 है। और ऑक्सीजन को देखा जाए तो यहाँ 4 है और इधर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 ये लिख देंगे तो 4 1 हो गया 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर यहीं पर है 2, ठीक। अब इनको मैच कीजिए, तो यहाँ सोडियम इस पक्ष में LHS में 1 और RHS में 2 है, बराबर नहीं है। ऑक्सीजन को देखा जाए तो LHS में भी 5 है और RHS में भी 5 है, ये बराबर है। हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये LHS में 3 है और RHS में 2 है, बराबर नहीं है। सल्फर को देखा जाए तो ये LHS में आपका 1 है और RHS में भी 1 है, यानी बराबर है। तो आपके ये बराबर है, सल्फर बराबर है और ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन और सोडियम बराबर नहीं है, तो इन दोनों को बराबर कर लिया जाए, सोडियम और किसको, सोडियम और हाइड्रोजन को। तो सोडियम को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 2, देखिए 2 2 बराबर हो गया। अब सोडियम में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन में देखेंगे जो ऑक्सीजन 1 था वो हो गया 2, यहाँ पर 1 था तो ये 2 हो गया, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया 2 और ये जो 5 था ये हो गया 6, ठीक। और यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे 1 था तो ये हाइड्रोजन भी हो गया क्या 2, तो अब जो 3 हाइड्रोजन था वो बन गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 4। अब इनको बराबर करना है, ये 5 है, ठीक है, और हमको इनको 6 करना है, तो कैसे 6 करेंगे, यहाँ पर देखिए
जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ 4 है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और इधर 1 है तो 5 हो गया। यदि यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये बन गया 2, ये बन गया 2 और ये 2 और 4 क्या हो गया 6, बराबर हो गया। समझ में आ रहा है ना आपके? देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये ऑक्सीजन 1 था, क्या बन गया 2, तो 2 मैंने जोड़ दिया 4 ये और 2 ये बन गया 6, तो ये भी 6 ये भी 6 बराबर हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो इधर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 2 है 4, और इधर हाइड्रोजन देखिए 2 था और इस जब 2 का मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये भी बन गया 4। अब मैच कीजिए, यहाँ पर सोडियम 2, यहाँ पर भी 2 बराबर है, यहाँ ऑक्सीजन 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 बराबर है, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 बराबर है, यहाँ सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1 बराबर है। तो ये हमारा बन गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आपने सीखा कि कैसे हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। सामने अगला पॉइंट है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है या ऑक्सीकृत हो जाता है, उसे हम कहते हैं दहन अभिक्रिया। मतलब वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ हो वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले या ऑक्सीकृत हो जाए, उसे हम कहते हैं दहन अभिक्रिया। इस समीकरण के द्वारा आप दहन अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। ये मीथेन गैस है CH4 और ये ऑक्सीजन है। मीथेन गैस और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल का निर्माण होता है प्लस ऊर्जा भी बनती है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट समझेंगे आप, संक्षारण क्या होता है? नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण, मतलब कोई धातु है वो नम वायु के संपर्क में आ जाती है तो जो उसका सतह होता है वो क्षरण होने लगता है। क्षरण मतलब वो धीरे 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 ऐसे टुकड़ों में बटकर गिरने लगता है, उसी को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। फिर से सुनिए, नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु, सतह मतलब जैसे मान लीजिए ये धातु है और इसको ऐसे रखा गया है तो जो पोर्शन टच है उस सतह की जो धातु है वो धीरे धीरे क्षरण होने लगे। क्षरण होने मतलब कटने लगे, टूटने लगे, टूट टूट के गिरने लगे, उसी को हम कहते हैं संक्षारण। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है। जो संक्षारण होता है ये ऑक्सीकारक प्रक्रम है, ये ऑक्सीकृत होने के कारण ऐसा होता है। अब इस प्रकार से आप इसका समीकरण दे सकते हैं। मेन पॉइंट आपका है संक्षारण को रोकने का उपाय। संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है? तो संक्षारण को रोकने के ये 5 उपाय मैंने आपके सामने लिखा है। पहला है धातु की सतह पर तेल लगाकर। यदि किसी धातु का संक्षारण हो रहा है तो उस पर क्या लगा दीजिए? तेल लगा दीजिए, तो उसका संक्षारण बंद हो जाएगा। दूसरा, धातु की सतह पर ग्रीस लगाकर, मतलब जिस धातु का संक्षारण हो रहा है उसकी सतह पर आप ग्रीस लगा दीजिए, उसका संक्षारण बंद हो जाएगा। तीसरा, धातु की सतह पर पेंट वार्निश करके, मतलब यदि किसी धातु का संक्षारण हो रहा है तो उस पर आप क्या लगा दीजिए? पेंट लगा दीजिए। जैसे आप घरों में देखते रहते हैं, आपका जो विंडो होता है, खिड़की या डोर जो होता है, दरवाजा, यदि लोहे का बना हुआ है, लोहा एक धातु है, यदि वो लोहे का बना हुआ है और यदि उसके ऊपर से पेंट ना लगाया जाए तो धीरे 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 वो धातु क्या होने लगती है? क्षरण होने लगती है, अर्थात उस पर जंग लगने लगता है। और इस चीज को रोकने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है? पेंट, और उसी को हम कहते हैं संक्षारण, और संक्षारण को रोकने के लिए पेंट को प्रयोग किया जाता है। चौथा आपके सामने है टिनीकरण के द्वारा। यदि किसी धातु का क्षरण हो रहा है तो टिनीकरण के द्वारा मतलब होता है टिन धातु की परत चढ़ा दिया जाए, उस पर टिन धातु की परत चढ़ा दिया जाए तो वो जो है धातु संक्षारण बंद हो जाएगा। और पांचवा है गैल्वेनीकरण के द्वारा। गैल्वेनीकरण क्या होता है? उस धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ा दिया जाए तो उस धातु का संक्षारण बंद हो जाएगा। तो इस 5 तरीके से हम किसी भी धातु के संक्षारण को रोक सकते हैं। तो संक्षारण क्या है, संक्षारण को रोका कैसे जा सकता है, दहन अभिक्रियाएं क्या होती है और कैसे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं, आपने देखा। आपके सामने अगला पॉइंट्स है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है इसको समझेंगे, और विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या होता है, हम कैसे विकृत गंधिता को रोक सकते हैं।
तो सबसे पहले विकृत गंधिता को जानिए क्या होता है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल, मतलब जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें तेल और वसा के गंध ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। मतलब जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें तेल और वसा के गंध जो होता है वो ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण मतलब वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। जिस खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं उसमें जो तेल और वसा होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, और जब वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है तो उसका स्वाद और जो गंध है, जो स्वाद और गंध है वो बदल जाता है। उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अब ये तुरंत नहीं होता। मान लीजिए कोई भोज्य पदार्थ जिसे हमने तैयार किया, पकाया और खाएंगे तो तुरंत नहीं होगा। जब उसको हम कुछ समय तक रख देंगे, और जब रख देंगे वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी, ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, उसका गंध और स्वाद चेंज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। और ऐसा आप देखते हैं कि जब कोई खाना, जो खाद्य पदार्थ हम पकाते हैं और उसको सुबह बनाए और शाम तक रख दिए, तो गर्मियों के मौसम में वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन ठंडियों के मौसम में खराब नहीं होता। इसी प्रकार को अगर हम रात को तैयार किए और रात भर उसको रख दिए तो सुबह देखते हैं वो खराब हो जाता है। ऐसा ज्यादातर गर्मियों के मौसम में होता है, ठंडियों के मौसम में नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। अगर सरल भाषा में कहें तो कहते हैं बासी हो गया, ये खाना बासी हो गया है। मतलब उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। जब उसको आप नजदीक से चेक करेंगे तो उसकी गंध जो होगी बदल जाएगी, और उसको जब अगर टेस्ट करेंगे आप तो उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। अब अगर हम चाह रहे हैं कि विकृत गंधिता को रोका जाए, तो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, मतलब विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके मैंने 4 उपाय लिखे हैं। पहला क्या कीजिए, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। वायुरोधी मतलब जिसमें वायु प्रवेश ना करे। यदि उसमें वायु प्रवेश नहीं करेगा तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा, और जब तक वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा तब तक वो खाना खराब नहीं होगा, अर्थात विकृत गंधिता नहीं होगा। तो खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, जिससे उनके अंदर वायु प्रवेश ना कर सके एवं उनका ऑक्सीकरण ना हो पाए। तो अगर ऐसा है तो उसको विकृत गंधिता नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपका है नाइट्रोजन जैसे प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर। नाइट्रोजन गैस, जैसे मान लीजिए आप चिप्स को देखते हैं, चिप्स के पैकेट को देखिए तो ऑलरेडी पहले से खोला हुआ होता है। उसमें जो चिप्स होता है उसकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस से भरकर उसको फुलाया जाता है। इस कारण, ताकि कहीं ऐसा ना हो जो चिप्स है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर ले और क्रिया करने के बाद वो चिप्स खराब हो जाए, इसलिए उसमें ऑलरेडी पहले से ही नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो नाइट्रोजन जैसे प्रतिऑक्सीकारक को यदि आप उसमें मिला दे रहे हैं तो विकृत गंधिता नहीं होगा। आप आपके अगला तीसरा पॉइंट है पके हुए भोज्य या खाद्य पदार्थों को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए। मतलब जो आप भोज्य पदार्थ या खाना वाला पके हुए भोज्य पदार्थ है, भोजन है या खाद्य पदार्थ, उसको सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। इस तरह से आप विकृत गंधिता से उसको बचा सकते हैं। और चौथा पॉइंट आपके सामने है पके हुए खाने को निम्न ताप पर, मतलब लो टेम्परेचर पर फ्रिज में रखने से भी विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। इसलिए लोग देखते हैं फ्रिज में अगर खाने को या खाने के पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को रख देते हैं तो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है, अर्थात खराब नहीं होता है। तो यदि आप निम्न ताप पर फ्रिज में अगर किसी भोज्य पदार्थ को रख देंगे तब भी वो विकृत गंधिता नहीं होगी, अर्थात खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। और आपने जाना विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें तेल और वसा जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। इस तरह से आप उसको रोक सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आज के वीडियो लेक्चर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के भागों में आपने देखा कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, उसे लिखा कैसे जाता है, लिखना क्यों जरूरी है और क्यों संतुलित किया जाता है, अंकालिक समीकरण क्या होता है, संसारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होता है, इन टॉपिकों को आपने अध्ययन किया। इस वीडियो लेक्चर से आपने कुछ सीखा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।